हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं फिर लाइव आ चुकी हूँ, जो कि हमारा डेली का रूटीन बन चुका है कि लाइव मुझे बुक रीडिंग करना है। आप सब लोग दीपावली का त्यौहार मना चुके हैं, तो अब हम अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को एक ग्रोथ मोड में लेके आएंगे। तो बुक पढ़ने से जो हमारी लाइफ में परिवर्तन आता है, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, अपने अंदर बुक पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं अपना बुक रीडिंग का वर्क शुरू करती हूँ। इसके बाद में फिर बाद में आपसे उस बुक के बारे में बात करूँगी। तो हमारी किताब जो हम डेली पढ़ते हैं, मैं सफलता में असफलता तक मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, तो इस किताब का मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आज हमारा लेसन 13 है। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। कल हमने पढ़ा था लेसन 12, मैं किस तरह छुपी हुई आपत्ति को खोजता हूँ। ये वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। आज हमारा है 13 जादुई सेलिंग की भुला दी गई कला, मतलब 13 लेसन है जादुई सेलिंग की भुला दी गई कला। तो आज हम इससे सीखेंगे कि सेलिंग की कला कैसे भुला दी गई है, उसे हम कैसे सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ साल पहले मैंने डेल कार्नेगी के साथ इस किनारे से उस किनारे तक 6 महीने का लेक्चर टूर किया। हमने हर सप्ताह 5 रात सैकड़ों श्रोताओं को संबोधित किया, उन लोगों को जो अपने आप को सुधारने के लिए व्यग्र थे और जो लोगों के साथ अपने व्यवहार की योग्यता को बढ़ाना चाहते थे। यह लोग विभिन्न व्यवसायों से आए थे, स्टेनोग्राफर्स, टीचर्स, एग्जीक्यूटिव, गृहिणियां, वकील, सेल्समैन। मैंने इनसे पहले कभी लेक्चर टूर नहीं किया और यह मेरे जीवन का सबसे रोमांचक एडवेंचर साबित हुआ। जब मैं घर लौटा तो मैं 2 काम करने के लिए बहुत उत्सुक था। एक बार फिर सेलिंग करने के लिए और जाहिर है सबको अपने रोमांचक अनुभव सुनाने के लिए। मैं जिस पहले आदमी से मिला वह था फिलाडेल्फिया की होलसेल और रिटेल मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स कंपनी का प्रेसिडेंट। मैंने पहले भी उसके साथ काफी बिजनेस किया था। वह मुझसे मिलकर सचमुच खुश हुआ। जब मैं उसके ऑफिस में बैठा तो उसने मुझे सिगरेट ऑफर की और कहा, फ्रैंक, मुझे अपनी टीम के बारे में बताएं। क्यों नहीं, जिम, मैंने जवाब दिया, परंतु पहले मैं आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ। आपने इन दिनों क्या किया, आपकी पत्नी कैसी है और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। जब वह अपने बिजनेस और परिवार के बारे में बोल रहा था तो मैंने उत्साह से सुना। बाद में उसने मुझे एक पोकर पार्टी के बारे में बताया जिसमें वह और उसकी पत्नी पिछली रात को गए थे। उन्होंने रेड डॉग खेला था। मैंने रेड डॉग के बारे में पहले कभी नहीं सुना था और वैसे भी तब तक मुझे उसे अपने लेक्चर टूर के बारे में बता देना चाहिए था और खुद की डींगें हाँकना चाहिए थी। परंतु जब उसने मुझे बताया कि यह गेम कैसे खेला जाता है और आपको इसमें कितना आनंद आता है, तो मैं उसके साथ हंस रहा था। उसे यह सब सुनाने में बहुत मजा आया और जब मैं चलने लगा तो उसने कहा, फ्रैंक, हम अपने प्लांट के सुपरिटेंडेंट के बीमा कराने का विचार कर रहे हैं। उसके जीवन पर $25,000 के बीमे में कितना खर्च आएगा। मुझे अपने बारे में बात करने का जरा भी मौका नहीं मिला, परंतु वहां से चलते समय मेरे पास एक अच्छा सा ऑर्डर था। कई और सेल्समैनों ने शायद अपना बीमा बेचने में शुरुआती सफलता पाई होगी, परंतु ज्यादा बोलने की वजह से शायद उन्हें यह ऑर्डर नहीं मिल पाया होगा। इसने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसे सीखने की मुझे बहुत जरूरत थी। अच्छा श्रोता होने का महत्व, सामने वाले को यह बताना कि आप उसकी बातों में सच्ची दिलचस्पी ले रहे हैं, उसकी तरफ पूरा ध्यान देना और उसकी सराहना करना। उसके मन में इन बातों की गहरी लालसा होती है, वह इनका भूखा होता है, परंतु यह चीजें उसे कभी कभार ही मिल पाती हैं। जब सामने वाला बोल रहा हो तो उत्सुकता से पूरी रुचि लेते हुए सामने वाले व्यक्ति के चेहरे की तरफ सीधे देखें, चाहे बोलने वाला आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, और यह देखें कि इस बात का आप पर और बोलने वाले पर कितना जादुई प्रभाव पड़ता है। यह कोई नई खोज नहीं है। सिसरो ने 2000 साल पहले कहा था, चुप रहना भी एक कला है और मौन भी
बहुत कुछ बोल सकता है, परंतु सुनना एक ऐसी कला है जिसे अब भुला दिया गया है। अच्छे श्रोता दुर्लभ गए हैं। एक बड़े राष्ट्रीय संगठन ने हाल ही में अपने सेल्समैनों के लिए यह विशेष संदेश लिखा, अगली बार जब आप फिल्म देखने जाएं तो यह देखें कि अभिनेता किस तरह दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं। महान अभिनेता बनने के लिए प्रभावी वक्ता होने के साथ साथ प्रभावी श्रोता होना भी आवश्यक है। बोलने वाले के शब्द सुनने वाले के चेहरे पर इस तरह झलकते हैं जैसे शीशे में झलक रहे हों। अपनी सुनने की कला की वजह से किसी दृश्य में श्रोता वक्ता से अधिक प्रभावी दिख सकता है। एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक ने कहा था कि कई अभिनेता सिर्फ इसलिए स्टार नहीं बन पाते क्योंकि वे रचनात्मक रूप से सुनने की कला कभी नहीं सीख पाते। क्या सुनने की कला सिर्फ सेल्समैनों और अभिनेताओं के लिए ही जरूरी है? क्या यह हम सबके लिए, चाहे हम कुछ भी करते हो, महत्वपूर्ण नहीं है? क्या किसी से बातें करते समय आपने कभी यह अनुभव किया है कि आपकी बातों का सामने वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? मैंने कई बार यह पाया कि कई लोगों ने मेरी बातें सुनी तो थी, परंतु वे उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। जहां तक उनका संबंध था, मेरी बातों का प्रभाव शून्य था, पूरी तरह शून्य था। इसीलिए मैंने खुद से कहा, अगली बार जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो और आपको ऐसा लगे तो रुक जाए, वाक्य को अधूरा छोड़कर बीच में ही रुक जाएं। कई बार मैं शब्द को अधूरा छोड़कर ही चुप हो जाता हूँ। मैंने पाया कि लोग इसे शिष्टाचार समझते हैं। वे इस बात का कभी बुरा नहीं मानते। 10 में से 9 बार तो उनके मन में कुछ होता है जिसे वे जल्दी से कहना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो वे आपकी कही हुई बातों की तरफ वैसे भी ध्यान नहीं दे रहे होते ताकि वे अपनी 2 टके की बात कहकर महत्व हासिल कर सके। उदाहरण के तौर पर हमारा एक सेल्समैन, जिसे मैं अल नाम से पुकारूंगा, मुझे एक बड़े पेपर कन्वर्टर और निर्माता स्वर्गीय फ्रांसिस ओ'नील से मिलाने ले गया। मिस्टर ओ'नील ने अपना करियर एक पेपर सेल्समैन के रूप में शुरू किया था। इसके बाद वे अपना खुद का बिजनेस करने लगे। कड़ी और निरंतर मेहनत से उन्होंने देश में बहुत बड़ा पेपर कन्वर्टिंग बिजनेस, पेपर मैन्युफैक्चरर्स कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया स्थापित कर लिया। उनके बारे में यह आम धारणा थी कि वे बहुत कम बोलते थे। सामान्य परिचय के बाद मिस्टर ओ'नील ने हमें बैठने के लिए कहा। मैंने बात करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे उनके एस्टेट और बिजनेस के संबंध में टैक्सों पर बात की, परंतु उन्होंने मेरी तरफ सिर उठाकर नहीं देखा। मुझे उनका चेहरा नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी मेज पर अपना सिर झुका रखा था। इसलिए मुझे केवल उनके सिर का ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा था। यह जानने का कोई उपाय नहीं था कि वे मेरी बात सुन रहे थे। शायद 3 मिनट के बाद मैं एक वाक्य के बीच में ही रुक गया। इसके बाद एक अटपटी चुप्पी छा गई। मैं अपनी कुर्सी में आराम से पीछे टिककर बैठ गया और इंतजार करता रहा। 1 मिनट के बाद यह खामोशी अल से सहन नहीं हुई। वह अपनी कुर्सी से बेचैनी से इधर उधर होने लगा। उसे लग रहा था कि इस महत्वपूर्ण आदमी के सामने मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसे स्थिति को सुधारने के लिए बागडोर अपने हाथ में थामना होगी, इसलिए उसने बोलना शुरू कर दिया। अगर मैं टेबल के नीचे उसके पैर तक पहुंच पाता तो मैंने उसे कसकर एक लात मारी होती। मैं इस बात का इंतजार करता रहा कि वह मेरी तरफ देखे, और जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने अपना सिर हिलाकर उसे रुकने का इंतजार किया। सौभाग्य से अल ने इस संकेत को समझ लिया और वह तत्काल चुप हो गया। एक बार फिर अटपटी खामोशी छा गई। पूरा 1 मिनट गुजर गया। यह इससे अधिक लंबा लग रहा था। आखिरकार अपने सिर को थोड़ा उठाते हुए पेपर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने उस ऊपर की तरफ देखा। वह देख सकता था कि मैं पूरी तरह आराम से बैठा था और स्पष्ट रूप से उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। हमने एक दूसरे की तरफ आशा भरी नजरों से देखा। अल ने मुझे बाद में बताया कि उसने कभी इस तरह का दृश्य नहीं देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। आखिरकार मिस्टर ओ'नील ने खामोशी तोड़ी। मेरा यह अनुभव रहा है कि अगर आप पर्याप्त समय तक इंतजार करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा खामोशी तोड़ता है। आमतौर वे बहुत कम बातें करते थे, परंतु इस बार वे गंभीरता से आधा घंटे तक बोले। जब तक वे इच्छा से बोलते रहे तब तक मैंने उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। जब उनकी बात खत्म हो गई तो मैंने कहा, मिस्टर ओ'नील, आपने मुझे महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं देख सकता हूं कि आपने इन विषयों में दूसरे बिजनेसमैनों से अधिक विचार किया है। आप बहुत सफल व्यक्ति, और मैं इतना अहंकारी नहीं हूं कि यह सोचूं कि मैं यहां आकर 2 मिनट में आपकी उस समस्या को सुलझाने का दावा कर सकता हूं जिसे आप 2 साल से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
बहरहाल मुझे इसके अध्ययन के लिए कुछ समय चाहिए। मैं कुछ ऐसे विचार लेकर आ सकता हूँ जो आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। शुरुआत में जो इंटरव्यू निराशाजनक लग रहा था, उसका अंत बहुत सफलतापूर्वक हुआ। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इस व्यक्ति को अपनी समस्याओं के बारे में बोलने का अवसर दिया। जब मैंने ध्यान देकर सुना तो उसने मुझे अपनी आवश्यकताओं के बारे में बहुमूल्य संकेत दिए। कुछ कूटनीतिक प्रश्नों से मुझे उसकी पूरी स्थिति की कुंजी हासिल करने में मदद मिली और मैं यह जान पाया कि वह क्या हासिल करना चाहता था। यह प्रकरण बाद में हमारे लिए बहुत सा बिजनेस लेकर आया। हम सभी अगर हर सुबह यह प्रार्थना करें तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। हे भगवान, मेरी मदद करो ताकि मैं अपने इस बड़े से मुंह को बंद रख सकूं जब तक कि मुझे यह पता ना हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। आमीन। ऐसा कई मौके आए हैं जब मेरी प्रबल इच्छा हुई कि लगातार बोलते रहने के लिए मैं खुद के ही मुंह पर कसकर एक लात जमाऊं, जबकि उस समय मुझे यह देख लेना चाहिए था कि सामने वाला आदमी सुन ही नहीं रहा है, परंतु मेरा दिमाग तो बोलने की तरफ ही लगा हुआ था और इसी वजह से मेरे मोटे भेजे में यह बात घुसने में बहुत समय लग गया कि सामने वाला मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार किसी इंसान के मस्तिष्क में विचारों की परेड होती है और जब तक हम उसे कुछ बोलने का मौका नहीं देते तब तक हमारे पास यह जानने का कोई उपाय नहीं होता कि वह क्या सोच रहा है। अनुभव ने मुझे यह अच्छा नियम सिखाया है कि हम यह सुनिश्चित कर ले कि सामने वाले को चर्चा के प्रारंभ में बोलने का अधिक अवसर मिले। फिर जब मैं बोलूंगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ तथ्यों पर बोल सकता हूँ और इस बात की अधिक संभावना है कि श्रोता अधिक ध्यान से मेरी बात सुनेगा। हम सभी इस बात से चिढ़ जाते हैं कि कोई बड़बोला आदमी चर्चा में हमसे ज्यादा स्मार्टनेस दिखाए, हमसे ज्यादा बुद्धिमानी का परिचय दे, हमें बीच में ही रोक दे, हमारी बात पूरी होने से पहले ही काट दे। हमें उस व्यक्ति से नफरत होती है जो हमारे बोलने से पहले ही यह जान लेता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं। आप इस टाइप के व्यक्ति को जानते होंगे। वह अपने दिमाग के इंजन को चालू किए बिना ही अपने मुंह को टॉप गियर में ले आता है और अब आपके सामने यह स्पष्ट कर देता है कि आप कहाँ हैं और क्यों गलत है, और इसके पहले कि आप अपनी पूरी बात स्पष्टता से रखे हुए आपको सही कर देता है। तब तक आपकी यह प्रबल इच्छा होने लगती है कि आप उसे सही कर दे। उसके मुंह पर एक मुक्का जमा कर, चाहे वह मुक्का आप दाएं हाथ से जमाएं या बाएं हाथ से, चाहे वह सही हो, परंतु आप यह स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर वह सेल्समैन हो तो आप कई बार झूठ का इस्तेमाल करके इस स्मार्ट सेल्समैन से अपना पीछा छुड़ा लेंगे और फिर 2 मील दूर जाकर वही सामान खरीदेंगे, चाहे आपको इसके लिए अधिक कीमत ही क्यों न देना पड़े। अपनी युवावस्था में फ्रैंकलिन अति विश्वासी थे और ज्यादा से ज्यादा बोलना चाहते थे। वे लोगों को यह बताते थे कि वे कहाँ गलत हैं और इसका परिणाम यह हुआ कि लोग उनसे बचने के लिए उन्हें देखकर सड़क की दूसरी तरफ चले जाते थे। एक क्वेकर मित्र ने दयालुता पूर्वक उन्हें इस अच्छे अपराध के बारे में बताया और वेन को कई उदाहरण लेकर अपनी बात का विश्वास दिलाया। इसके आधी सदी बाद जब फ्रैंकलिन 79 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा में यह शब्द लिखे, यह जानने के बाद कि चर्चा में ज्ञान कानों के प्रयोग से हासिल होता है, मुंह के उपयोग से नहीं। मैंने खामोशी को उनके सबसे महत्वपूर्ण गुणों की सूची में दूसरे नंबर पर रखा जिन्हें विकसित करने का मैंने संकल्प किया था। आपका हाल क्या है? क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जब आप ध्यान से सुनने के बजाय यह सोचने लगे हों कि अब आप आगे क्या कहने वाले हैं? मैंने पाया है कि जब मैं किसी आदमी की बात ध्यान से नहीं सुनता तो मैं तथ्यों को ठीक से नहीं समझ पाता, मुख्य मुद्दे से भटक जाता हूँ और अक्सर गलत निष्कर्षों पर पहुंच जाता हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सच है कि ऐसे भी अवसर आए हैं जब लोग हमारे एकनिष्ठ ध्यान और हमारे उत्साहपूर्वक सुनने से इतने खुश हो जाते हैं कि वे कई बार अति कर देते हैं और हमें बहुत ही लंबा व्याख्यान दे देते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा एक सेल्समैन मुझे जॉर्ज जे डेयामार्डन से मिलने ले गया। जॉर्ज 925 फिलवर्ट स्ट्रीट फिलाडेल्फिया में प्रसिद्ध होलसेल अपहोल्स्ट्री गुड्स और कैबिनेट हार्डवेयर मर्चेंट है। अपॉइंटमेंट 11 बजे का था। 6 बजे बाद जॉन और मैं इस बिजनेसमैन के ऑफिस से लड़खड़ाते हुए बाहर निकले और सिर दर्द से राहत पाने के लिए भागते हुए पास के ही एक कॉफी हाउस में घुस गए। साफ दिख रहा था कि जॉन मेरी सेल्स चर्चा से निराश था। यह कहना अतिशयोक्ति ही होगी कि मैं 5 मिनट भी बोला था। हमने यह सुनिश्चित कर लिया कि दूसरा अपॉइंटमेंट लंच के बाद तय हो।
यह मीटिंग 2 बजे शुरू हुई और अगर हमारे प्रोस्पेक्ट का सोफर हमें बचाने के लिए शाम को 6 बजे नहीं आया होता तो हम अब भी वहीं बैठे होते। बाद में हमने यह आंकड़ा निकाला कि इन 2 मीटिंगों में कुल मिलाकर आधा घंटे की वास्तविक सेलिंग चर्चा हुई थी और 9 घंटे से भी ज्यादा समय तक हम इस बूढ़े आदमी की रोमांचक कहानी सुनते रहे थे कि उसने किस तरह अपने बिजनेस को इस मुकाम पर पहुंचाया और उसकी बातें सचमुच रोमांचक और प्रेरणादायक थी। उसने हमें बताया कि उसने कुछ नहीं से शुरू किया, फिर उसने अपने बिजनेस कैसे जमाया, वह कई मंदी के दौरों में किस तरह बचा रहा, किस तरह 50 साल में उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, किस तरह उसने पार्टनरशिप की और उसका पार्टनर बुरा साबित हुआ और अंत में उसने किस तरह पूर्वी क्षेत्र में बेहतरीन होलसेल मर्केंडाइजिंग बिजनेस की नींव डाली। शायद ऐसा मौका कई साल बाद आया होगा जब कोई इस आदमी की पूरी कहानी सुनने के लिए तैयार हुआ होगा। वह इस तरह के मौके के लिए छटपटा रहा था। वह रोमांचक हो गया और कई बार तो उसकी आंखें भावुकता के कारण छलक उठी। जाहिर था कि ज्यादातर लोग इस आदमी की बातें सुनने के बजाय उसे सुनाना चाहते होंगे। हमने इस प्रक्रिया को उलट दिया और हमें इसका सुखद पुरस्कार भी मिला। हमने इस 50 साल के आदमी जे केसर डेआरमंड का $1,00,000 का बिजनेस बीमा कर लिया ताकि उसका बिजनेस सुरक्षित रहे। भूतपूर्व उपदेशक, लेखक और अखबार के कॉलमिस्ट डॉक्टर जोसेफ फोर्ट न्यूटन ने मुझे एक बार बताया था, सेल्समैनों के लिए सुनना जरूरी है और उपदेशकों के लिए भी। मेरे सबसे प्रमुख कर्तव्यों में से एक है इंसानों की जिंदगी के बारे में सुनना। कुछ समय पहले की बात है, डॉक्टर न्यूटन ने कहा, एक महिला मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठकर तेजी से बोल रही थी। वह लगभग पूरी तरह बहरी थी और मेरे कहे शब्दों को नहीं सुन सकती थी। उसकी कहानी सचमुच दर्दनाक थी, निराश करने वाली थी और उसने मुझे यह पूरे विस्तार से सुनाई। जब वह अपने लंबे समय से इकट्ठे किए दुख दर्द को बाहर निकाल रही थी तो मुझे यह अनुभव हुआ कि मैंने इससे दुखद प्रसंग कभी नहीं सुना। आपने मेरी बहुत मदद की, उसने अंत में कहा। मुझे किसी को पूरी बात सुनाना थी और आप इतने दयालु थे कि आपने मेरी बात सुनी और मुझे सहानुभूति दी, जबकि मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था, डॉक्टर न्यूटन ने बताया, और मुझे संदेह है कि उसने मेरी एक शब्द को भी सुना होगा। खैर, मैंने उसके अकेलेपन और दुख को बांटा था और इससे उसे अपना बोझ उठाने में मदद मिली होगी। जब वह गई तो उसने मुझे बहुत ही मधुर मुस्कुराहट दी। डेरोथी टिक्स दुनिया में बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली अखबार कॉलमिस्ट है और उनके यह शब्द सच है। लोकप्रियता का शॉर्टकट यह है कि आप हर आदमी को अपने कान उधार दें, बजाय इसके कि आप अपनी जीभ उधार दें। सामने वाला जिन बातों को कहने के लिए मरा जा रहा है, उन्हें सुनने के बजाय अगर आप उससे कुछ कहेंगे तो वह उसे शायद 50% से भी कम रोचक लगेगी। और आकर्षक साथी की छवि बनाने के लिए आपको सिर्फ यह कहने की जरूरत है, कितना अद्भुत, मुझे इस बारे में और बताएं। मैं अब यह चिंता नहीं करता कि मुझे बेहतरीन बोलने वाला समझा जाए, मैं सिर्फ अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करता हूँ। मैंने पाया है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका हर जगह पर स्वागत होता है। तो संक्षेप में अभी हम देख लेते हैं खंड 2, पॉकेट रिमाइंडर्स। पहला, सेल्समैनशिप का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है यह पता लगाना कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर उसे हासिल करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके खोजने में उसकी मदद करना। मतलब ये चैप्टर जितना हमने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2, उसका पूरा यहाँ पे आपको संक्षेप में वर्णन किया हुआ है। आप यहाँ से उसकी सारी जो आप नहीं पढ़ पाए या नहीं सुन पाए तो यहाँ से संक्षेप में जान सकते हैं और जाके उस कहानी को भी समझ सकते हैं। नंबर 2, अगर आप बुल्स आई पर निशाना लगाना चाहते हैं तो डेल कार्नेगी की इस बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह को याद रखें। इस दुनिया में किसी से भी कोई काम करवाने का एक ही तरीका है, केवल एक ही तरीका, और वह तरीका यह है कि आप सामने वाले में ऐसी इच्छा जगाएं ताकि वह उस काम को करना चाहे। याद रखें, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब आप किसी आदमी के सामने स्पष्ट कर देते हैं कि वह क्या चाहता है तो वह इसे पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। नंबर 3, सवाल पूछने की कला को विकसित करें। निश्चयात्मक वाक्यों के बजाय सवालों के माध्यम से आप अधिक प्रभावी ढंग से सामान बेच सकते हैं और लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। आक्रमण करने के बजाय पूछें। नंबर 4, मुख्य मुद्दे का सबसे कमजोर बिंदु का पता लगाएं और फिर इसी पर डटे रहें। नंबर 5, यह सीखें कि सेलिंग से सबसे महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किस तरह किया जाए, जो एक शक्तिशाली प्रश्न है, क्यों। याद रखें कि
मिल्टन एस हर्शे जो 40 साल से पहले 3 बार असफल हुए थे, इस शब्द को बिजनेस में इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्होंने इसके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नंबर 6, छुपी हुई आपत्ति या असली कारण का पता लगाए। याद रखें जे पियर पांट मार्गन ने क्या कहा था, आदमी के पास कोई भी काम करने के आमतौर पर 2 कारण होते हैं। पहला कारण वह जो कहने सुनने में अच्छा लगता है, और दूसरा असली कारण। 2 में से एक मामले में इस बात की संभावना है कि कोई और आपत्ति भी हो सकती है। 2 छोटे सवाल पूछिए, क्यों और इसके अलावा। 1 सप्ताह तक इनका प्रयोग करके देखें। आपत्तियों से निपटने में इसकी परिणामों को देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। नंबर 7, जादुई सेलिंग की भूली हुई कला को याद रखें। अच्छा श्रोता बने, सामने वाले को यह जताएं कि आप उसकी बातों में सचमुच रुचि ले रहे हैं। उसकी तरफ उत्साहपूर्वक पूरा ध्यान दें, उसे सराहना दें, क्योंकि उससे प्रायः ये चीजें नहीं मिलती जबकि वह इनके लिए भूखा होता है और उसके मन में इन्हें पाने की लालसा होती है। सेलिंग में सफलता के फार्मूले का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हाँ, यही जादुई सेलिंग का मंत्र है। तो ये अगर आप सीख जाते हैं तो आप सेलिंग में सफल हो सकते हैं। तो अभी कल हम पढ़ेंगे खंड 3, दूसरों का विश्वास जीतने के 6 तरीके। तो आज मैं यहीं पे इसे रोकना चाहूंगी। और आप सब लोगों के सामने बहुत ही जबरदस्त किताब है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। अगर आपने इस किताब को सही तरीके से समझ लिया तो आप जीवन में किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह सेलिंग करना पड़ता है। चाहे आपकी स्किल हो, चाहे वीडियो सेलिंग हो, चाहे आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, चाहे आप जो भी कर रहे हैं, जीवन में बिना सेलिंग के वर्क नहीं होता। तो ये किताब जो मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक पहुंचा कैसे पहुंचा, ये किताब आपके लिए जीवन में सफल होने के लिए एक वरदान है। इसे जरूर सही तरीके से सुने और अपने जीवन में अप्लाई करें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।